2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। कांग्रेस पार्टी द्वारा 27 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें फूलपुर पवई से मोहम्मद शाहिद शादाब को पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने पर आज फूलपुर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर दीदारगंज के भावी प्रत्याशी रहमतुल्लाह खां फराही ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय पर पहुंचकर शाहिद शादाब को माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। इस स्वागत समारोह के उपरांत सभी लोगों से बातचीत करते हुए शाहिद शादाब ने कहा कि जो लोग इस विधानसभा को अपना पुश्तैनी धरोहर मान चुके थे, जनता उनको अब सबक सिखा के रहेगी, क्योंकि पहले से अब जनता और ज्यादा जागरूक और शिक्षित हो चुकी है। हमारा मुद्दा जाति धर्म से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास का होगा। जनता अपने हक को पहचान चुकी है। अगर ऐसा ही जनता का प्यार और दुलार बना रहा तो फूलपुर पवई की जनता एक ईमानदार विधायक चुनकर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगी। इस मौके पर फयाज अहमद, अल्ताफ, उस्मान आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से संवाददाता अशरफ जमाल खान की रिपोर्ट। बाहुबल का लेबल लगा और पहले जनता सुलझी हुई काफ़ी जनता थी और बार बार इन लोगों के बहकावे में, इनके आश्वासन में आके एक अवसर, एक मौका दीजिए। मैं सत्ता में नहीं था, मैं सत्ता से बाहर था, जनता भी नहीं समझ सकती थी। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और उसका परिणाम जो अब की बार एक युवा प्रत्याशी के रूप में और एक संघर्ष करने वाले कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया, क्षेत्र की जनता जिस तरह से प्यार और स्नेह सम्मान दे रही है, उससे लग रहा है कि जनता अब सूझबूझ हो चुकी है और शिक्षा का स्तर भी समाज में बढ़ा है, जिससे बदलाव चाहती है और वो बदलाव होगा। मुझे लग रहा है कि ये जो परिवारवाद और जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति थी और जो जनता के साथ उत्पीड़न होता था, जो जनता की आवाज़ को दबाने वाली राजनीति होती थी, वो राजनीति अब खत्म होगी, क्योंकि अब एक एक युवा, एक एक बच्चा बोलना जान गया है, लड़ना जान गया है। और उसका श्रेय है कि कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने लड़ना सिखाया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी से हट के भी इस उत्तर प्रदेश का और इस देश का जो युवा था और जो पॉलिटिकल जुड़ने वाले जो नए नौजवान थे, उन सारे लोगों का रुझान बढ़ा इसकी तरफ और वो लड़ना सीख लिए। और उससे ये जो आताताई लोग थे, जो एक साम्राज्य अपना बना लिए थे कि जब रहूँगा मैं ही रहूँगा, लगता ही नहीं था कि लोकतंत्र है यहाँ, लगता था राजतंत्र में हम लोग भी हैं, तो बदलाव की तरफ जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो 2022 का चुनाव होगा, ये एक बड़ा बदलाव देगा और ये संकेत साफ साफ दिखाई देगा। अभी हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व हो चुके योगी आदित्यनाथ जी एक बयान दिए हैं कि मैं कैराना में जो कुछ बयान दिए, कैराना को लेकर मैं जो गर्मी शांत कर दूंगा और शिमला कर दूंगा, एक मुख्यमंत्री को जो है ये शोभा देता है ऐसा बयान? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहला तो दुर्भाग्य था उत्तर प्रदेश का कि जो हमें एक ऐसी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने वाला हमारा सीएम मिला, जो कि एक आम इंसान को या कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, उसे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता के लिए, अपने समाज के लिए मानवता से हट के ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो शायद कि किसी के लिए भी उचित नहीं है। और एक मुख्यमंत्री जब इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो फिर कहने पे कहीं ना कहीं इंसान मजबूर हो जाता है कि उन्हें पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं। मुख्यमंत्री वो बनता है कि जो मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की एक एक जनता का मुख्यमंत्री होता है, किसी वर्ग विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी एक पार्टी का नहीं। सर, जैसा कि 32 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस नहीं है, ऐसी वो कमियां क्या है जैसे जनता के दिल पे सर राज कांग्रेस नहीं कर पाए, मगर अब कहीं न कहीं बदलाव कुछ आ रहा है, तो इससे क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियां होती हैं और क्षेत्रीय दल जिस प्रदेश में हावी होते हैं तो कहीं ना कहीं जनता, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो थी वो 32 साल से जो कांग्रेस बाहर है, उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं जाति आधारित हो गई थी और जातिगत समीकरण पे पार्टियां गुमराह करके लोगों को गुमराह करती रही और उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता इन लोगों के बहकावे में आती रही, छलावे में आती रही। लेकिन धीरे धीरे एक पीढ़ी लगभग समाप्त होने वाली है 32 साल की, और उसका जो नतीजा है वो अब लोगों को ये समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी
क्योंकि जो भी साधन संसाधन या जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। उसके बाद उन्हें कुछ मिला नहीं, सिर्फ मिला क्या कि वो एक आम इंसान कई गुटों में बढ़ गया, धर्म में बढ़ गया, जात में बढ़ गया, फिरके में बढ़ गया। तो वो चीज़ अब खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का जो एक एक नौजवान कार्यकर्ता और उसके सिपाही जो लगे और निस्वार्थ भाव से 32 साल एक लंबा पीरियड होता है, लेकिन लोग लगे रहे, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का नतीजा सामने 2022 में वो चीज़। जैसा कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जो जो वादा किया है, तो वादा जो जनता से करी, तो विपक्ष कह रहा है कि ये वादा इनकी सरकार पंजाब में तो वहाँ पे क्यों नहीं की सर? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि सच बताएं तो भारतीय जनता पार्टी वालों को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास बोलने के सिवा कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं रहता किसी के पास तो दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सबसे बड़ी अन्न योजना दिया, उसमें ये लोग चोरी करने लगे। कांग्रेस पार्टी की सारी योजनाएं सब धरातल पे हैं। पंजाब में आप देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, कांग्रेस का जो भी मैनिफेस्टो था 90% वादे पूरे हो चुके। बिजली के बिल माफ, किसानों का कर्जा माफ, सारी चीज़ पूरी हुई। तो मैं कैसे कह दूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? और पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं तो कह रहा हूँ ये सिर्फ अपने 3 वादे जो इन्होंने एक स्लोगन चलाया था कि अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ युवा रोजगार, 15 लाख हर खाते में। तो ये बताएं ना, ये अपने सवाल, ये अपने ऐप पे पर्दा डालने के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं और कहीं ना कहीं वो फिर इनके ऊपर वापस लौट के आता है। तो इनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो बात तो जनता ऐसे भी नकार दी है और हम लोगों को भी नकार देना चाहिए, क्योंकि जब जनता जिसे नकार दे, अपनी नज़र से उतार दे, फिर हम लोगों को उसमें क्या बचता है। लखीमपुर खीरी में जो किसानों पे इनके जो नेता के लड़के गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का काम करते हैं, और उस समय ये जो कृषि कानून वापस नहीं लेते, पर अचानक जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आए, ये कृषि कानून वापस ले और किसानों को वापस, पे क्या मामला है? देखिए, वो इनकी डर है, ये डर है, ये लालची लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी लालच जुड़ी थी और इन्हें लगा कि जनता ने मन बना लिया, हमें उखाड़ दिया। और जो इनके मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाई और मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरा आंदोलन छेड़ दिया। सदन से लेकर सड़क तक जो आंदोलन हुआ, उसमें जो बीजेपी ने एक स्टैंड किया अपने मंत्री के बचाव, उससे साफ जाहिर हो गया कि ये एक गुंडा और जो समाज को तोड़ने वाले और नफरत फैलाने वाले लोगों की एक टोली है, एक टीम है, और एक दूसरे के बचाव में, क्योंकि वो सारे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप है। और आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके आधे से ज़्यादा मिनिस्टर आरोपित हैं, तमाम मुकदमे उनके ऊपर लगे हुए। तो ये जानते हैं कि हम एक के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो वो फिर हमारा चिट्ठा खोलेगा। तो ये सब मिली जुली भगत है, ये एक दूसरे का पर्दा डालने में आपस में उलझे हुए हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी, तो जो गैस अगर 300 हो गया तो स्मृति ईरानी जो कंधे पे जो गैस लेकर जो रोने लगी थी, और आज जो सामान में जो इतने महंगे सब जो, इस पे तो मुझे हंसी आती है। स्मृति ईरानी जी असल में तब वो सिलेंडर लेके चलने के लायक थी, अभी वो खुद अकेले नहीं चल पा रही हैं, थोड़ा स्वास्थ्य होता है। जैसे उसी बात में मैं कह रहा हूँ, महंगाई पे मैं कह रहा हूँ इनकी सरकार अब चुप है। सरकार चुप क्यों नहीं रही? क्योंकि सरकार जनता का खून चूस कर बनी, जनता का शोषण करके बनी, और जनता को शोषण करने वाली सरकार, किसानों के सीने पे गाड़ी रोकने वाली सरकार है, किसानों के मर जाने पे शोक संवेदना ना प्रकट करके हंसने वाली सरकार है। तो वो गैस और महंगाई से उनका क्या लेना देना? जो जिनकी मानवता इतनी मर गई हो कि उसके देश का किसान 600 किसान मर जाए और उन्हें ज़रा 1 मिनट का समय ना मिले कि वो शोक संवेदना प्रकट कर दें। जिनकी सरकार में बेकसूर किसानों के सीने पे गाड़ी रोक दी जाए, मर जाए 1 मिनट का उनके ऊपर, जिनकी सरकार में बेटियों के साथ बलात्कार करके उसको बगैर घर की अनुमति के, बगैर धार्मिक रीति रिवाज के उसे जला दिया जाए, तो उसके ऊपर जब संवेदना प्रकट करने का उनके पास समय नहीं है। सर, लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप जो विधानसभा फूलपुर पवई की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फूलपुर पवई की जनता को सिर्फ एक खुला मेरा संदेश है कि फूलपुर पवई की जनता
अब जागरूक हो जाए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिछले लोगों ने जो भी सहानुभूति, जो भी प्यार सम्मान, जो भी बरगलाव बहकावा, जिस भी तरह से आज 40 साल से एक परिवार विशेष को लेकर एक पिन पॉइंट राजनीति फूलपुर की कर दिए थे, जिससे फूलपुर का विकास, फूलपुर की सोच, सारी चीज़ एक गुलाम की तरह हो गई। मैं सिर्फ अपील करना चाहूँगा अपने युवाओं से कि आप अब उससे बाहर निकलें, क्योंकि हम लोग शिक्षित हो गए हैं और फूलपुर में जिन लोगों ने आज तक राज किया, जिनको जनता ने जनादेश दे के सदन तक पहुंचाया, वो लोग सवाल सुनने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ समाज में सवाल करने वाला पैदा ना हो, सवाल ना करे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शोषण किया, चाहे वो सदन में, उच्च सदन में गए हों, लोकसभा में, चाहे वो विधानसभा में रहे हों। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब की बार युवा उठे और एक ऐसा बदलाव करे कि जो संदेश प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाए कि युवा अब जागरूक हो गया है, युवा अब निर्णय लेने लगा है और युवा अब जिसे चाहे जमीन से उठाकर आकाश तक पहुंचाने का रखता है, क्षमता रखता है वो। और कहीं ना कहीं युवा की बार मन बनाया है और आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि फूलपुर इतिहास है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है दीदार में विधानसभा 350 के भावी प्रत्याशी रहमतुल्ला खान। इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। रहमतुल्ला जी, आपका जो लाइव टीवी एक्सप्रेस में स्वागत है। आज आपकी पार्टी के जो आपके भाई कर गए तो सादाब जी को जो प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं शाहिद सादाब साहब को यहाँ बधाई देने आया हूँ कि इनको बहुत बहुत बधाई हो। इन्होंने इनको पार्टी ने टिकट दिया, बहुत अच्छा सही सिलेक्शन किया। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ये जो है इसमें जो काम करते हैं कार्यकर्ता, वो काम जैसे फौज पे बॉर्डर में फौजी रहते हैं उस तरीके से जैसे ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नहीं कैडर, और इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी की सीट आएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार भी बनेगी। तो आप भी दीदार के विधानसभा प्रत्याशी, तो आपका क्या हुआ? मैं दीदारगंज से प्रत्याशी हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। तो उम्मीद क्या है आपकी पार्टी आपको? पार्टी का ये तो निर्णय, पार्टी का निर्णय है, टिकट दे या ना दे, देगी तो लड़ूंगा और जिसे भी मिलेगा उसे लड़ाऊंगा। जी सर, धन्यवाद। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।